हेलो, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाफ। भारत और चीन। वैसे तो भारत और चीन के ऐतिहासिक रूप में 2 से 3 हजार साल पुराने संबंध हैं। ये व्यापारिक संबंध के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। पर जब से 1949 के बाद से चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तहत कम्युनिस्ट शासन आया है, चीन भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को अपना दर्शाता रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जिसके तहत उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि भारत और चीन के बीच में मैत्री संबंध बने रहें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भारत और चीन के 1949 के बाद से क्या संबंध रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि शासन के हिसाब से चीन में सबसे ऊंचे पद पर कौन व्यक्ति थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो श्रेणी है, प्रेसिडेंट और प्रीमियर। प्रेसिडेंट वो व्यक्ति होता है जिसको नेशनल चेयरमैन भी कहा जाता है, और ये चेयरमैन होता है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का। और जो प्रीमियर होता है उसको चेयरमैन अपॉइंट करता है। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ही चेयरमैन बनाया जाता है, और जो प्रीमियर होता है उसके पास 5 साल के 2 टर्म ही होते हैं। उससे ज़्यादा वो अपने पद पर नहीं बना रह सकता। चीन में जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है, वो चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, और राष्ट्रपति जो होता है उसके पास उसके पास अधिकार होता है कि वो प्रीमियर को अपॉइंट करे। चीन का प्रीमियर जो होता है वो वहाँ का टॉप ब्यूरोक्रेट होता है, और वो सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को हेड करता है। और चीन का जो राष्ट्रपति होता है वो हेड ऑफ स्टेट के तहत मिलिट्री के पावर्स भी उसके पास होते हैं। कार्यकाल के हिसाब से आप सारे प्रेसिडेंट्स और प्रीमियर्स को देख सकते हैं। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ, जिसके प्रथम चेयरमैन के रूप में माओ जेडोंग बैठे, और जाओ एन लाई चीन के पहले प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रीमियर के रूप में काबिज हुए। वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921 में चीन में बना था, परंतु 1 अक्टूबर 1949 को उन्होंने चीन में शासन स्थापित किया। 1937 से लेकर 1945 तक जापान का चीन पे कब्जा था। विश्व युद्ध और जापानी आक्रमण के समापन के पश्चात 1945 से 1949 तक चीन में एक गृह युद्ध हुआ, जिसके तहत चियांग काई शेक, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीडर थे, उनको हटाकर माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करी। 30 दिसंबर 1949 को बर्मा के बाद भारत पहला ऐसा नॉन कम्युनिस्ट राष्ट्र था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता प्रदान करी। सोवियत रूस सबसे पहला राष्ट्र था जिसने चीन को मान्यता प्रदान करी थी 4 अक्टूबर 1949 को। इसके तहत हमको एक और जानकारी को ध्यान में रखना चाहिए, जो आप इस टाइमलाइन में आगे के वीडियोस में देखेंगे कि 25 अक्टूबर 1971 1971 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटाकर यूएन की स्थायी सदस्यता प्राप्त करी। मतलब 1945 से 1971 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो उस वक्त ताइवान में मौजूद था, ने चीन के नाम से यूएन में कार्य किया था। 1 अप्रैल 1950 को भारत ने के एम पानिकर को भारतीय राजदूत के रूप में चीन भेजा। के एम पानिकर एक प्रोफेसर थे, उसके साथ ही साथ वे एक हिस्टोरियन और एक बहुत ही विशेषज्ञ डिप्लोमेट के रूप में जाने जाते थे। जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी, उस वक्त भारत और चीन की सीमा आपस में नहीं मिलती थी, क्योंकि बीच में एक बफर स्टेट के रूप में तिब्बत नाम का राष्ट्र था। 7 अक्टूबर 1950 को चीन ने अपनी सेना को ल्हासा की तरफ भेज दिया। 2 मई 1951 को चाइना ने तिब्बत के गवर्नर को चामदो में मजबूर कर दिया कि वे तिब्बत का अधिकार चीन के हाथों में सौंप दें। एक 17 सूत्रीय अग्रीमेंट तैयार किया गया, जिसके तहत तिब्बत अब चीन के कब्जे में आ गया। इसके साथ ही साथ भारत और चीन की सीमा अब एक दूसरे से मिलने लग गई। 15 मई 1954 भारत और चीन ने ऐतिहासिक पंचशील अग्रीमेंट साइन किया। पंचशील अग्रीमेंट आखिर था क्या? पंचशील के सिद्धांत बुद्धिस्ट फिलॉसफी से लिए गए थे, जिसके तहत यह माना गया कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा।
एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं किया जाएगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। चौथा, समान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखेंगे दोनों राष्ट्र। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व की कामना की जाएगी। 7 जून को चाइनीज प्रीमियर जाओ एनलाई ने भारत में पहली अपनी आधिकारिक विजिट करी। जाओ एनलाई को पूरे विश्व में बहुत ही सम्मानीय नेता के रूप में माना जाता था, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता था कि वे नॉन करप्टेबल नेता है, मतलब करप्शन जाओ एनलाई नहीं कर सकते। अपने पहले आधिकारिक विजिट में जाओ एनलाई ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को चीन आने का न्योता दिया, जिसके तहत 19 अक्टूबर 1954 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पहली विजिट करी। इस यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नेहरू माओ जेडोंग से मिले, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी भी थे। और बीजिंग में पहली बार प्राइम मिनिस्टर नेहरू दलाई लामा से भी मिले थे। 1 अप्रैल 1955 को भारत ने चीन को तिब्बत के सारे कम्युनिकेशन सर्विसेज का कंट्रोल दे दिया। अब तक भारत चीन के सारे कम्युनिकेशन सर्विसेज को हैंडल किया करता था, जिसकी अब पूरी जिम्मेदारी चीन को सौंप दी गई। 18 नवंबर 1956 को प्रीमियर जाओ एनलाई ने भारत की दूसरी आधिकारिक यात्रा करी। इस यात्रा के दौरान प्रीमियर जाओ एनलाई ने चेन्नई के पास ममल्लापुरम की भी यात्रा करी। ममल्लापुरम एक बहुत ही पुराना शहर है, जो भारत और चीन के व्यापारिक संबंध के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्तन पोर्ट के रूप में जाना जाता था। आगे भी आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी जिनपिंग ममल्लापुरम में एक बार फिर से मिले थे। तो किसी चीनी प्रीमियर के द्वारा सबसे पहली बार ममल्लापुरम में आने का श्रेय जाओ एनलाई को जाता है। 18 दिसंबर 1956 को चीन ने लद्दाख में अपने कुछ सोल्जर्स भेज दिए, जिनको भारत ने पकड़कर वापस चीन रवाना कर दिया। 9 सितंबर 1957 भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीन की यात्रा पर गए। यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन माओ जेडोंग से मिले, लेकिन जब वे माओ जेडोंग से मिले तब उन्होंने उनका गाल छू लिया, जो एक तरीके से सारे चीनियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। 4 सितंबर 1958 को भारत ने आधिकारिक तौर पर चीन के सामने ये बात पेश करी कि वह अपने चाइना पिक्टोरियल मतलब जो उनका ऑफिशियल मैप है, उसमें उन्होंने उत्तरी असम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, उसको अपना हिस्सा दिखाया था। 23 जनवरी 1959 जाओ एनलाई ने भारत के 40,000 स्क्वायर मील का जो हिस्सा है, जो लद्दाख और नेफा में पड़ता था, उसको अपना आधिकारिक रूप में कहना चालू कर दिया। 3 अप्रैल 1959 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसमें 24 वर्षीय दलाई लामा ल्हासा से भारत की ओर भागकर आ गए। बीजिंग ने इसको बहुत ही बड़ा अपराध समझा और उन्होंने कहा कि भारत ने पंचशील को तोड़ दिया। पंडित नेहरू ने दलाई लामा को भारत में रहने की अनुमति दे दी। 8 सितंबर 1959 चीन ने मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर लिया। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 के शिमला कन्वेंशन में ब्रिटिश भारतीय टेरिटरी और तिब्बती क्षेत्र के बीच में मैकमोहन लाइन खींची गई थी। चीन ने उसको मानने से इनकार कर दिया और 1842 की जो शांति संधि हुई थी डोगरा तिब्बती वॉर के बाद, उसको भी ब्रिटिश इंडिया और इंग्लैंड के तहत चीन ने मानने से इनकार कर दिया। 1842 की जो ये शांति संधि थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी, जिसके तहत तिब्बत और सिखों के बीच में एक सीमा निर्धारित की गई थी, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड ने भी मान्यता दी थी। इसको ट्रीटी ऑफ चुशुल के नाम से जाना जाता है। और अभी चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है एलएसी पे, उस पे भी आपने ट्रीटी ऑफ चुशुल का नाम सुना होगा। तो ये ट्रीटी ऑफ चुशुल फर्स्ट ओपियम वॉर और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के पहले की बात है। इस वीडियो में आपने 1949 से 1959 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी। भारत और चीन के संबंध के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे आने वाले वीडियो का इंतजार करिए। Thank you very much. Do subscribe to my channel. Stay safe.